अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक कोरिलेशन है। रिग्रेशन एनालिसिस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और रिग्रेशन एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर लें। सेकंड जो हमारा इसमें एवेलुएशन का मेथड है वो कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन जो वर्ड है वही बता रहा है कि जो दो चीज़ें हैं उनका आपस में रिलेशन कैसा है। अब वो तीन तरह का रिलेशन होता है, वो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब रिग्रेशन एनालिसिस तब यूज़ होगा जब दो चीज़ों में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हो। जैसे पीछे हमने पढ़ा है ना, तो दोनों में अगर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हो तो यानी अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है एक लेवल पे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे वो अगर प्रोडक्ट यानी एक चीज़ मज़ीद इंक्रीज़ कर गई है तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, एक सीधा सीधा रिलेशनशिप है, तो वो हम रिग्रेशन एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। दो वेरिएबल्स हैं, जैसे उस वहाँ पे भी हमने एग्जांपल्स देखी थी कि एडवर्टाइजमेंट है और उसकी बेस पे सेल्स है। तो हमें ये पता है, डेफिनेटली हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर हम एडवर्टाइज़ ज़्यादा करेंगे तो सेल्स ज़्यादा होंगी, एडवर्टाइज़ कम करेंगे तो सेल्स भी कम हो जाएंगी। ये एक सीधा सीधा रिलेशन है उनमें। लेकिन जो कोरिलेशन है वो उसी रिग्रेशन एनालिसिस में दो चीज़ों का जब हमने रिलेशन डेवलप कर लिया तो उसी में जो रिलेशन की स्ट्रेंथ है वो चेक करने के लिए कोरिलेशन की टेक्निक हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ेंगी। तो स्ट्रेंथ क्या है, जैसे 10% अगर एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंस को ज़्यादा किया जाएगा तो सेल्स कितने परसेंट बढ़ेंगी, ये है स्ट्रेंथ उनमें। यानी जो दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं उनका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप है। अब ये जो स्ट्रेंथ है इसकी तीन लेवल्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं उसने, कि कोई भी चीज़ या तो परफेक्टली कोरिलेटेड होती है या पार्टली कोरिलेटेड होगी या फिर वो बिल्कुल अनकोरिलेटेड यानी जिसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। ये तीन तरह का रिलेशन यानी डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो तीन तरह का है दो वेरिएबल्स में। अब वेरिएबल्स क्या है यहाँ दोबारा समझ लें कि जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक वेरिएबल है, उसकी बेस पे सेल्स जो कम या ज़्यादा होती हैं वो दूसरा वेरिएबल है। यानी वो जो चीज़ें वेरी करती हैं किसी भी बिजनेस में वो वेरिएबल्स हैं। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन के तीन लेवल हैं। इनको ग्राफिकली अगर हम देखें तो वो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। इसी तरह रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी एक वेरिएबल को आप इंक्रीज़ करें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अगर कम हो जाए तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, और अगर एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाए तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। यहाँ नीचे उसने लिखा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स दैट हाई वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद हाई वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। यानी अगर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो दूसरी की वैल्यू भी बढ़ेगी, एक की वैल्यू कम की जाएगी तो दूसरे की वैल्यू भी कम होगी। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन में ऑपोजिट होता है कि अगर एक चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाए तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर एक चीज़ वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज़ किया जाए तो दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे आप एक्सपेंस और प्रॉफिट को देख लें। अगर आप एक्सपेंस इंक्रीज़ करेंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज़ हो जाएगा, एक्सपेंस डिक्रीज़ करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। ये नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट में पॉजिटिव कोरिलेशन है। या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो पिछली एग्जांपल में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिग्रेशन एनालिसिस में, कि अगर एडवर्टाइज ज़्यादा किया जाएगा तो सेल्स भी ज़्यादा होगी, एडवर्टाइज कम किया जाएगा तो सेल्स भी कम होंगी। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ग्राफिकली उसने यहाँ पे बताया है कि अगर कोई चीज़ परफेक्टली कोरिलेटेड है तो जो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। यानी हम ये पॉइंट्स पहले बनाते हैं कि हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू इतनी थी तो वाई की वैल्यू इतनी थी,
एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, फर्दर इंक्रीज़ हुई तो अब ये जो सारे पॉइंट हैं जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन इन सारे पॉइंट्स को क्रॉस करेगी, इनको सबको टच करेगी, चाहे वो डिक्रीज़ की तरफ जा रहे हो या इंक्रीज़ की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो पहला ग्राफ बनाया उसने यहाँ, ये वाला ग्राफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन हमेशा उसकी स्लोप अपवर्ड होती है, यानी लेफ़्ट से राइटवर्ड जब ग्राफ जाएगा और उसकी जो स्लोप है वो अपवर्ड जा रही है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो दूसरा ग्राफ उसने बनाया है यहाँ, ये नेगेटिव कोरिलेशन को डिस्क्राइब करता है। ये आप वो जो डिमांड और सप्लाई वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसमें अगर आप देखें F1 के सिलेबस में, तो उसमें आप देखें अगर तो डिमांड और प्राइस इन दोनों का जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, जबकि सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। ये परफेक्टली कोरिलेटेड है। जब ग्राफ सारे पॉइंट्स को टच करके गुजरेगा तो ये परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। फिर है पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन इस तरह है कि कुछ पॉइंट्स को तो वो लाइन टच करेगी, लाइन सारे पॉइंट्स में ऑन एवरेज बीच में ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ पॉइंट्स को टच करेगी, कुछ पॉइंट्स को टच नहीं करेगी। ये पार्शियल कोरिलेशन है। तो यहाँ पे द ग्राफ ऑन द लेफ्ट शोज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, जो मैंने बता दिया, और राइट वाला परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ऑल पेयर ऑफ वैल्यूज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज एन एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जो दूसरा ग्राफ उसने यहाँ बनाए हैं ये दोनों, तो ये पॉजिटिव रिलेशन और ये नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन पार्शियल, फुली कोरिलेटेड नहीं है, परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, बल्कि पार्शियली कोरिलेटेड है। In the first diagram there is not an exact relationship but low value of x tends to be associated with low value of y। ये पॉजिटिव रिलेशन है ना कि x जब लो था तो y भी लो था, x बढ़ा y भी बढ़ गया, x और बढ़ा y और इंक्रीज हो गया। यहाँ पे x जितना इंक्रीज हो रहा है y डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन है क्या? पार्शली कोरिलेटेड है, पार्टली कोरिलेटेड। और नो कोरिलेशन में इस तरह स्प्रेडेड पॉइंट होते हैं, कोई भी दो पॉइंट में से लाइन उनके ड्रॉ ही नहीं हो सकती, वो इस तरह स्प्रेड आउट हुए होते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये नो कोरिलेशन है। वो किन चीज़ों में होता है, किन में नहीं होता, वो तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। हम उसको फाइंड कैसे करते हैं ये देखेंगे हम। अब इसके लिए एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, उसका एक फार्मूला आगे हम देखेंगे अभी, कि द डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है ना वो -1 से +1 के बीच में रहेगी। यानी जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ उसने लिखा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट या कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसको R से डिनोट करेंगे। तो उसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहेगी। -1 से नीचे नहीं जाएगी, +1 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इसको उसने 3 कैटेगरीज उसी तरह जैसे ग्राफ में ऊपर बताया, या अगर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो आंसर +1 आएगा और वो परफेक्ट रिलेशन को डिनोट करेगा। अगर कोई रिलेशन है ही नहीं, देयर इज़ नो कोरिलेशन, तो आंसर 0 आ जाएगा। और इफ़ -1 तो फिर वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को बताएगा। अच्छा, जो पार्शियल वो होती है ना कोरिलेशन है पार्शियल, वो यहाँ लिखा नहीं उसने, नीचे पैराग्राफ में बता रहा है वो उसकी डिटेल्स। जो पार्शियल कोरिलेशन होगा उसमें आपका आंसर पॉइंट्स में आएगा, यानी 0.5 आ गया, 0.7 आ गया, -0.8 आ गया। इस तरह का आंसर जो होगा वो पार्शियल कोरिलेशन को, यानी आंसर 1 या -1 या 0 नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। वो यहाँ नीचे लिखा है उसने। फॉर अदर वैल्यूज ऑफ R the meaning is not so clear. It is generally taken as R is greater than 0.8, then there is strong positive correlation, and less than -8 there is strong negative correlation, लेकिन वो होगा partially। अब ये फॉर्मूला है, यहाँ पे उसने लिखा है कि R is equal to n, n है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यू, वो आगे ग्राफ में आपको बताऊंगा। समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई का मतलब क्या है कि पहले आप x और y को मल्टीप्लाई, x की वैल्यू भी दी होगी, y की वैल्यू भी। तो अगर 6 वैल्यूज़ दी हुई हैं तो x को y से मल्टीप्लाई करें, फिर x को y से, फिर x को y से, तो वो x y आ जाएगी 6 वैल्यूज़ नहीं, फिर उनको एंड पे ऐड कर लें, तो ये होता है समेशन या सिग्मा एक्स वाई।
यहाँ पे ये जो साइन बनाया उसने, ये समेशन या सिग्मा एक्स वाई है। इसी तरह ये जो लिखा है उसने समेशन एक्स समेशन वाई, इसका मतलब है कि एक्स का सेपरेट टोटल, वाई का सेपरेट टोटल, उन दोनों टोटल्स को मल्टीप्लाई कर ले। और डिनोमिनेटर में उसने लिखा है एन समेशन एक्स स्क्वेयर, मतलब एक्स का स्क्वेयर लें, एक्स की सारी वैल्यूज़ का स्क्वेयर लें और एंड पे उसको ऐड अप कर लें, तो ये समेशन एक्स स्क्वेयर है। फिर उसको एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लें। और समेशन एक्स होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो समेशन एक्स ये वाला लिया था आपने, एक्स की सारी वैल्यूज़ का टोटल, उस टोटल का स्क्वायर। और यहाँ पे उसी तरह वाई का फॉर्मूला उसने बना दिया कि एन समेशन वाई स्क्वायर, यानी वाई के स्क्वायर्स लें, वाई की सारी वैल्यूज़ के स्क्वायर्स लें और एंड पे उसको ऐड कर लें। और यहाँ पे वो कहता है कि जो वाई का टोटल किया आपने, उस टोटल का स्क्वायर ले लें। तो ये फॉर्मूला अगर आप अंडरस्टैंड कर लें कि इसका मतलब क्या है, तो वैल्यूज़ फाइंड करना, टेबल बनाना मसला ही कोई नहीं है। नीचे उसने एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, ये है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और ये टोटल कॉस्ट है। पहली बात तो आप ये याद रखें कि जो टोटल कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिट प्रोड्यूस्ड है ये एक इनडिपेंडेंट वेरिएबल है और टोटल कॉस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम y कह देते हैं और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको x कह देते हैं, यानी यूनिट प्रोड्यूस्ड को हम x कहेंगे और जो ये टोटल कॉस्ट है इसको हम y कहेंगे। नीचे उसने वैल्यूज़ दे दी हुई हैं, पेपर में भी आपको वैल्यूज़ दे देता, आपने कैलकुलेट नहीं करनी होती। यानी समेशन x, ये जो x की वैल्यूज़ है ना, ये वाली, इन सब का टोटल किया है तो समेशन x आ गया। ये जो समेशन x लिखा है उसने, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो समेशन x है वो 28 नहीं आता। इसको टोटल कर लेते हैं कि कितना आता है। ये असल में 2800 है, उसने 28 लिख दिया लेकिन है ये 2800। इसी तरह जो समेशन y है वो 420 नहीं है, वो 4,20,000 होगा। वो आप टोटल करके देख लें। समेशन एक्स वाई, बेसिकली उसने गलती ये की है शायद यहाँ पे कि ये जो 3 ज़ीरो यहाँ पे और 0 यहाँ पे लगा दिए ना, ये एक्स्ट्रा लगा दिए। लेकिन हमें इन वैल्यूज़ से कंसर्न है। इन वैल्यूज़ को हम उठा के उस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये समेशन एक्स को यहाँ नीचे सोल्यूशन देख लें। फॉर्मूला हमारा था एन समेशन एक्स वाई, एन समेशन एक्स वाई जो फॉर्मूला में लिखा है सबसे पहले एन समेशन एक्स वाई। जो समेशन एक्स वाई उसने दिया है यहाँ पे, ये समेशन एक्स वाई है, इसको उसने एन यानी 7 वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स है वैल्यूज़ के, तो एन जो होगा वो 7 हो जाएगा। वो यहाँ लिख भी दिया उसने एंड पे। तो 1870 को उसने 7 से मल्टीप्लाई किया, उसमें से उसने माइनस कर दिया समेशन एक्स समेशन वाई, यानी ये समेशन एक्स है 28 और ये समेशन वाई है 420, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इसके मल्टीप्लाई के आंसर में से इसको माइनस कर देगा। डिनोमिनेटर में भी उसने एन समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर ये है 140, इसको एन के साथ मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस कर दिया समेशन वाई समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब समेशन एक्स होल स्क्वायर है 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर लिखने की बजाय उसने 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 लिख दिया। आप स्क्वायर लिख लें या दोनों को आपस में 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर लें, उसको एक ही बात है। और यहाँ पे एन समेशन वाई स्क्वायर, वो ये वैल्यू है समेशन वाई स्क्वायर की 26,550, उसको एन यानी 7 से मल्टीप्लाई किया। और समेशन वाई होल स्क्वायर यानी 420 होल स्क्वायर, 420 मल्टीप्लाई बाय 420, इसको आगे उसने सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आया उसका पॉजिटिव 0.98। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिवली स्ट्रांगली रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं और पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये कहते हैं द कोरिलेशन कोएफिशिएंट indicates a high degree of positive correlation between the variable. In general, the closer that r is to +1 or -1, the higher the degree of correlation. यानी वैल्यू ये जितनी 1 और -1 के करीब होगी उतना रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, यही उसने यहाँ लिखी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिबल वैल्यू फॉर कोरिलेशन। प्लस 1.2 यही है कि ये फिजिबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच में होती है। तो पॉजिटिव 1.2 जो है ना वो 1 से ग्रेटर है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4, इसको आप फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करें, ईजीली आपके पास आंसर आ जाएगा और उस आंसर को आप मार्क डाउन कर लें। फॉर्मूला अपने सामने पेज पे लिखें, सारी वैल्यूज़ को उसमें पुट करें और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन उसने दे दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। खैर उसने कर भी दी, नीचे डिटेल्स लिख दी है, हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है उसने। वर्डिंग इस तरह की है कि उसने वो समिशन वगैरह नहीं लिखा। अभी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, सेल रेवेन्यू है, हमें पता है कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एक्स होगा, सेल रेवेन्यू वाई होगा, तो उसको उसने बता दिया कि एक्स के कॉलम का टोटल है 450, यानी समिशन एक्स 450 है, सिग्मा एक्स क्या है, समिशन एक्स क्या है। वाई के कॉलम का जो टोटल यानी सेल्स रेवेन्यू का टोटल इस पूरे कॉलम का, ये टोटल उसने बता दिया है कि 4050 है, ये समिशन वाई है। और एक्स वाई का टोटल यानी टू कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर एंड सम्ड, यानी एक्स वाई, समिशन एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इनको, और एंड पे उनको जब सम अप कर लिया तो वो जो समिशन एक्स वाई है वो उसने बता दिया है कि उसका टोटल 326500। फिर उसने एक्स के स्क्वेयर्स लिए और उनको टोटल किया, यानी समिशन एक्स स्क्वेयर के टोटल वो ये है, और समिशन वाई स्क्वेयर ये है। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है जो यहाँ नहीं दी हुई। एक आपने फाइंड करना है समिशन एक्स का होल स्क्वायर, यानी 450 का स्क्वायर, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे फॉर्मूला में क्योंकि समिशन एक्स होल स्क्वायर रिक्वायरमेंट में है तो वो 450 का स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह समिशन वाई होल स्क्वायर यानी 4050 का जो होल स्क्वायर है वो भी उसने नहीं दिया हुआ, तो वो आप कैलकुलेट करके देन आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये भी आप सिंपल फार्मूला लिखें और फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दें। फिर इसी में कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ एक चीज़ है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। वो था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये सिंपली आर की जो वैल्यू आएगी आप उसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, उसका आप स्क्वायर ले लेंगे तो वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। तो ये कोरिलेशन हो गया। उसके बाद जो अगली चीज़ है इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक में, वो है टाइम सीरीज एनालिसिस, कि टाइम के साथ साथ आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है, क्या ट्रेंड सेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम टाइम सीरीज एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। टाइम सीरीज इज़ अ सीरीज ऑफ फिगर्स रिकॉर्डेड ओवर टाइम, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट ओवर लास्ट 5 years। अब ये टाइम है ना 5 years, तो पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट था वो हर साल रिकॉर्ड कर रहे हैं अगर आप, तो ये टाइम सीरीज़ वो रिकॉर्ड हो रही है फिगर्स। या लास्ट 12 months में क्या आपकी आउटपुट थी वो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये टाइम सीरीज़ है, रिकॉर्डिंग ऑफ फिगर्स ओवर टाइम हो रही है। इसमें हम करते क्या हैं, एक तो ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि ओवरऑल कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, ये ट्रेंड होता है। मतलब ऊपर नीचे तो होती रहती हैं वैल्यूज़, कभी कोई चीज़ इंक्रीज़ हो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, लेकिन ओवरऑल वो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है या ऊपर की तरफ ही जा रही है। अगर रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब तो ये होगा कि गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना एक ऑब्जेक्टिव में आता है। दूसरा है कि यूज़ दिस एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल ट्रेंड टू फोरकास्ट द ट्रेंड इनटू फ्यूचर। जैसे डॉलर की वैल्यू वो प्रेडिक्ट करते हैं ना पिछले 2 साल में कैसे ऊपर नीचे हुई हैं, इसकी बेस पर बताते हैं कि अगले आने वाले महीनों में क्या होगा। और आइडेंटिफाई वेदर देयर आर एनी सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन ये होती है कि जैसे कपड़े सेल हो रहे हैं किसी दुकान पे, तो वैसे तो हो ही रहे हैं, लेकिन रमज़ान में और ईद के करीब जो है वो सेल्स बढ़ जाती है।
अब ये जो सेल बढ़ी है ये असल में कोई ट्रेंड नहीं है, ये सीजनल वेरिएशन है। इसको भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस में से देखेंगे। और अप्लाई एस्टिमेटेड सीजनल वेरिएशन टू अ ट्रेंड लाइन फोरकास्ट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ फोरकास्ट सीजन बाय सीजन। हम फिर उसका एक सीजनल वेरिएशन का एस्टीमेट जो कैलकुलेट किया है यहाँ थर्ड में, उसको फिर अप्लाई कर देते हैं, उसको अपने ट्रेंड में से प्लस माइनस कर देते हैं। वो कैसे होगा वो आगे हम देखेंगे उसको। अच्छा जी, टाइम सीरीज एनालिसिस हैज 4 कंपोनेंट्स: ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन को भी समझ लें कि ये क्या होती है। जैसे इकोनॉमी का एक साइकिल है कि इकोनॉमी ग्रोथ फेज में है, या इकोनॉमी पीक पे है, या इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, ये इकोनॉमिक साइकिल हैं। तो बाज़ औक़ात किसी बिज़नेस की जो सेल्स हैं वो इस वजह से भी कम हो जाती हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी ही डाउनफॉल में चल रही है। जैसे आजकल बहुत सारे बिजनेसेस की जो सेल्स हैं ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड वो कम इसलिए हो गई हैं कि कोरोना की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन ही ख़राब है। ये जो साइक्लिकल वेरिएशन है ना, ये भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस में देखते हैं। और कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो रैंडम होती हैं, जिनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी वजह से आ गई। जैसे अगर आप वो देखें ना फसलें काश्त की हैं लोगों ने, टाइम पे बारिश नहीं हुई या किसी वजह से पानी नहीं उसको टाइम पे मिला तो उसकी प्रोडक्शन कम होगी, तो ये रैंडम वेरिएशन है। तो इस तरह की वेरिएशन जो है वो कंट्रोलेबल नहीं होती। या किसी कंट्री में कोई वॉर्स आ गई या कोई ज़लज़ला आ गया, इस तरह की चीज़ है, तो उस वजह से वेरिएशन जो होती है वो रैंडम होती है। ट्रेंड को वो डिफाइन करें, मोस्ट टाइम सीरीज फॉलो सम सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मूवमेंट। ट्रेंड को पता कैसे चलेगा कि ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है? वो कहते हैं 3 मेथड हैं। एक है इंस्पेक्शन, ग्राफ ऑफ डेटा इज़ प्रोड्यूस्ड and the trend line is drawn by eye with the aim of plotting the line so that it lies in the middle of the data points। क्या आप डाटा के सारे पॉइंट्स लगा लेंगे और एंड पे आप उनके बीच में एक लाइन लगाएंगे तो उससे पता चलेगा कि वो लाइन ओवरऑल अपवर्ड जा रही है, स्कैटर डायग्राम में आपने पढ़ा है पहले, या वो डाउनवर्ड जा रही है, तो उससे आपको ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाएगा। फिर एक मेथड है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन एनालिसिस, जो ऊपर हमने रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, उसको भी यूज़ करके ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और तीसरा मूविंग एवरेजेस का मेथड है। मूविंग एवरेजेस में हम क्या करते हैं कि जो सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन होती है ना, उसको हम रिमूव करते हैं एवरेजेस कैलकुलेट करके। वो कैसे होगा वो आगे हम देखते हैं उसको। फिर सीजनल वेरिएशन है, वंस द ट्रेंड हैज़ बीन फाउंड seasonal variation can be determined। seasonal variation are short term fluctuations in value due to different circumstances which occur at different time। जैसे वो कहते हैं sale of groceries are highest in on Saturdays, traffic is greatest in morning and evening rush hours। तो ये seasonal variation है। if there is a straight line trend in time series, seasonal variation must cancel each other out। मतलब वो होगा कि किसी सर्टन सीज़न में सेल पॉजिटिव होगी तो उतनी ही किसी दूसरे सीज़न में नेगेटिव होगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सीजनल वेरिएशन कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स और इन मॉनेटरी वैल्यूज़, मनी वैल्यू में ले लें या नंबर ऑफ यूनिट्स में, या एज अ परसेंटेज वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू इन रिलेशन टू द अंडरलाइंग ट्रेंड। वो आगे हम उसको देखेंगे। सीजनल वेरिएशंस आर यूज्ड टू फोरकास्ट फ्यूचर फिगर्स बाय अमेंडिंग ट्रेंड्स। अब इसमें 2 मेथड है, एक एडिटिव मॉडल है, ये पूरा उसने लिखा है। जैसे वो कहता है कि सीजनल वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एन एब्सोल्यूट अमाउंट टू बी एडेड, एक सर्टन अमाउंट है। जैसे इसने कहा कि आइसक्रीम सेल्स इन समर आर एक्सपेक्टेड टू बी 200,000 अबव द ट्रेंड। ट्रेंड जो भी चल रहा है उसमें में आप समर्स में $2 लाख ऐड कर लेंगे, तो समर्स में आप 2 लाख ऐड कर लेंगे तो वो आपकी फोरकास्ट बन जाएगी कि वैसे तो ट्रेंड के मुताबिक आइसक्रीम की सेल 3 लाख है, लेकिन समर में वो 2 लाख ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब होगा कि समर की फोरकास्ट है कि आइसक्रीम की सेल 5 लाख होगी। तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू आप ऐड कर लेते हैं, ये एडिटिव मॉडल होता है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो यहाँ पे उसने बताया ना, उसमें परसेंटेज या रेशो दी होती है। जैसे वो कहता है कि समर में जो सेल्स हैं वो नॉर्मल रूटीन से 50% ज़्यादा होती हैं, तो वो 50% यानी 1.5 गुना हो जाएंगी
50% जब ज़्यादा होंगी तो 1.5 गुना होगी, तो हम फोरकास्ट जब करेंगे तो ट्रेंड को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.5 गुना कर देंगे उसको। तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है। 50% ज़्यादा होने का मतलब यही होता है कि वो 1.5 नॉर्मल से 1.5 गुना है, तो हम 1.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 20% ज़्यादा होंगी तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी सीज़न में कम है, वो 80% है, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रेंड को। तो ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होगा। जैसे यहाँ उसने 4 क्वार्टर्स की सेल दी हुई है, 65, 80, 70, 85। The trend is expected to increase by 10 unit per quarter and has been calculated as 60 unit in the first quarter. ये उसने डाटा दे दिया है कि यूनिट सोल्ड तो चलो इतनी है, लेकिन ट्रेंड 60 था फर्स्ट क्वार्टर में, फिर 70, 80, 90 इस तरह होता गया। अब अगर आप देखें ना तो सीजनल वेरिएशन कितनी है। ट्रेंड के मुताबिक जो क्वार्टर 1 है उसमें सेल होनी चाहिए 60, लेकिन है वो 65। इसका मतलब है सीजनल वेरिएशन है +5, +5 ज़्यादा है यूनिट एक्चुअली सोल्ड। क्वार्टर 2 में आपका ट्रेंड बता रहा है 70, लेकिन एक्चुअली वो 80 है, तो +10 है सीजनल वेरिएशन। क्वार्टर 3 में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली 80 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली 70 है, तो ये -10 हो गया। इस +10 ने इस -10 का इफेक्ट कैंसिल कर दिया। और क्वार्टर 4 में ट्रेंड के अकॉर्डिंग 90 होनी चाहिए, एक्चुअली वो 85 है, तो -5 इसने इस +5 का अफेक्ट कैंसिल कर दिया जो उसने आगे यहाँ बताया। एडिटिव अप्रोच में अगर आप देखो तो वेरिएशन कितनी, ये पूरा टेबल ऊपर वो जो कहानी बताई उसने। एडिटिव मॉडल में हमने क्या किया, एक एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि क्वार्टर 1 में +5 वेरिएशन है, क्वार्टर 2 में +10, क्वार्टर 3 में -10 और क्वार्टर 4 में -5। अब अगले साल में 2002 में भी यही 5, 10, -10, 5, -5 ये अप्लाई होगा फोरकास्ट करने के लिए। वो आगे हम देखते हैं। अब ये वेरिएशन जो उसने ली है ना परसेंटेज में, ये कैसे ली है, 8.33%। 8.33% ऑफ ट्रेंड, यानी ये 5 वेरिएशन की वैल्यू है, इसको ट्रेंड से डिवाइड करें, सॉरी यूनिट सोल्ड से डिवाइड करें, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने % ज़्यादा सेल हुई हैं यूनिट्स। इसी तरह इसको कैलकुलेट कर लें, इसी तरह इसको कैलकुलेट कर लें, इसी तरह इसको कैलकुलेट कर लें। नोट दैट मल्टीप्लिकेटिव मॉडल सीजनल वेरिएशन में बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल द क्वार्टर 3 फैक्टर में बी एक्सप्रेस्ड एन इंडेक्सेशन 87.5 और 0.875, वो है, इसको फिलहाल इग्नोर करें। अब यहाँ पे बताइए कि 2002 में आपको अगर डाटा दिया हुआ है, हमें पता है कि ट्रेंड चल रहा था हमारा 60, 70, 80, 90, तो जो 2002 होगा वहाँ पे हो जाएगा 100, 110, 120, 130। ये ट्रेंड चल रहा है 100, 110, 120, 130। अब हमें पता चल गया कि ट्रेंड के मुताबिक तो 2002 में इतनी इतनी यूनिट सेल होनी चाहिए, लेकिन हमने सीजनल वेरिएशन को एडजस्ट करना है। तो क्वार्टर 1 में सीजनल वेरिएशन है +5, तो वो 100 में 5 को ऐड करेंगे तो फोरकास्ट सेल जो होगी वो 105 हो जाएगी। क्वार्टर 2 में हमें पता है कि सीजनल वेरिएशन +10 है, तो ट्रेंड में हम वो +10 को ऐड कर लेंगे तो फोरकास्ट सेल जो होगी वो 120 हो जाएगी। क्वार्टर 3 में -10, क्वार्टर 4 में -5, तो उसको हम ट्रेंड में से माइनस कर देंगे, यानी 120 - 10 और 130 - 5। तो अगले साल की हमने फोरकास्ट कैलकुलेट कर ली, फोरकास्ट निकाल ली कि वो हमारी सेल्स कितनी होगी एडिटिव मॉडल के अकॉर्डिंग। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच में भी आप फाइंड कर सकते हैं। वो सिर्फ ये होगा कि ट्रेंड सेल्स को आपने एक सर्टन परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई, वो कैसे है, ये उसने दिया है 8.33% इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे थोड़ी सी बात आप समझ लें कि कोई भी चीज़ अगर 10% इंक्रीज़ होती है ना, तो उसका जो फैक्टर बनता है वो 1.1 बनता है। कोई चीज़ 20% इंक्रीज़ होती है तो उसका फैक्टर बनता है 1.2। अगर ये 8.33% इंक्रीज़ हुई है तो ये बनेगा 1.0833।
और अगर नेक्स्ट 14.29% इंक्रीज़ हुई है तो उसका फैक्टर बन जाएगा 1.1429। वही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे उसने लिखी हैं। और जो चीज़ नेगेटिव में जैसे 12.5% कम हो गई ना, 100 में से 12.5 को माइनस करें, आपका आंसर आ जाएगा 87.5। इसका मतलब है कि आप Q3 की जो ट्रेंड सेल्स होंगी उसको 87.5 है ना, तो 87.5% का मतलब होता है 0.875। तो आप 0.875 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये लिखा है उसमें। फिर जो सीज़न 4 है उसमें -5.56 है, 100 में से 5.56 को माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 94.44। तो फैक्टर बनेगा 0.944, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से आपकी जो फोरकास्ट सेल है वो ये है। दोनों में डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, लेकिन जो नेट इफेक्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा कि फोरकास्ट हमारी कितनी होगी। फिर साइक्लिकल वेरिएशन जो होती है ना, वो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होती है कि बाज़ औक़ात इकॉनमी एक लंबे अरसे तक ग्रोथ में रहती है या एक लंबे अरसे तक डिक्लाइन में रहती है, तो वो मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं। दीज साइकिल्स आर रेयरली ऑफ कंसिस्टेंट लेंथ एंड वी वुड नीड 6 to 7। ये हमने वैसे भी कैलकुलेट नहीं करना होता। और रैंडम वेरिएशन तो वैसे ही हमें पता ही नहीं है। जब हमें पता ही नहीं है, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, तो उसको हम फोरकास्टिंग में उस तरीके से नहीं एडजस्ट करते, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ टेक्निक होती है। वी आर ओनली रियली इंटरेस्टेड इन फर्स्ट टू कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ट्रेंड एंड एनी सीजनल। वो बता दिया उसने कि जो साइक्लिकल और रेजिडुअल वेरिएशन है इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस में एडजस्ट नहीं करेंगे। जो पहली दो हैं वेरिएशन जो सीजनल है उसको लेंगे, और उसके साथ हम जो ट्रेंड होगा इन दो चीज़ों को लेके सीजनल वेरिएशन को प्लस माइनस करेंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूरी फोरकास्टिंग की टेक्निक है। इसके बाद जो अगली हमारी मूविंग एवरेजेस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखते हैं। तो ये वाली जो इलस्ट्रेशन दी हुई है ये आप इसको देख लें, फोरकास्टिंग की थ्योरी को रीड कर लें, और उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस कर लेंगे।